गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाओ। तो ये आज का जो लेक्चर है ये हम केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें मैं कुछ चीज़ें आज लूँगा और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। आप कोशिश करना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। अभी जैसे हमने इसके पहले की जो क्लासेस है उसमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अब एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में जो हीट के चेंजेस होते हैं उसके स्टडी का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, खास करके जो केमिकल thermodynamics होती है, it is a branch of science which deals with the study about enthalpy changes और heat changes during chemical reaction। लेकिन chemical kinetics क्या है? chemical kinetics में हम कोई भी जो मतलब रिएक्शंस होती है उस रिएक्शन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस मेनली डील्स विद द स्टडी अबाउट, साइंस में भी मेनली जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, है ना, बिकॉज केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ साइंस which mainly deals with the study about rate of reaction। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है ना, उसको अगर आप स्टडी करते हैं तो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अ केमिकल काइनेटिक्स। मतलब हमारा जो मेन पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं, नंबर 1 पार्ट। और दूसरा मैकेनिज्म्स, मतलब हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अगर एक केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल रिएक्शन कैसे ऑपरेट होती है उससे रिलेटेड स्टडी वाले पार्ट को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी या केमिकल रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसको स्टडी करना मतलब दैट इज अ केमिकल काइनेटिक्स। मतलब ओवरऑल मतलब हम यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में जो एक रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के वेलोसिटी और उससे रिलेटेड जो जो फैक्टर्स उसकी वेलोसिटी को या रेट को इम्पैक्ट डाल सकते हैं केमिकल रिएक्शन की, उसको हिसाब से हम स्टडी करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जैसे आप देखते होंगे प्रैक्टिकली कि हम केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो हमारे अतराफ में और जो भी मतलब सब्सटेंस केमिकली चेंज होती है उसका मीनिंग ये होता है कि वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का इंटर रिलेशनशिप आता है, इलेक्ट्रॉन कैन गेन लॉस और शेयर। तो केमिकल रिएक्शन इज अ पार्ट इन विच वी कैन लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। तो एक केमिकल रिएक्शन की अगर वेलोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत से केमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज बट इट्स अ स्लो प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इनटू आयरन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। कुछ केमिकल रिएक्शन मॉडरेट स्पीड के होते हैं, जैसे आप अगर देखेंगे
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। तो वो रिएक्शन जो है मॉडरेट लेवल की होती है। कुछ रिएक्शन जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं, वेरी फास्ट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम रिएक्शन को फास्ट, स्लो या मॉडरेट टाइप के रिएक्शंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जनरल टॉपिक है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आप केमिकल काइनेटिक्स में उन रिएक्शन को स्टडी करने वाले जो मॉडरेट है, जिनकी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी ना बहुत ज़्यादा फास्ट है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम केमिकल काइनेटिक्स का सबसे पहला जो पॉइंट है वो आज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का इन जनरल मतलब क्या होता है, तो सिंपली याद रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व्ड स्पीशीज होते हैं वो इंटरेक्ट करने वाले स्पीशीज को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और फॉर्म होने वाले सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इनके जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, समय के साथ जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज होता है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है इसको अगर मैं मैथमेटिकली बताऊंगा तो डेट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट P with respect to change in time। जब टाइम चेंज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो चेंज हो रहा है इसको प्रेजेंट करना, इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि R इज अ रिएक्टेंट, ओके, एंड P इज अ प्रोडक्ट, ओके, तो अगर मैं किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के टर्म में बताऊंगा तो आपको याद रखना है रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट के टर्म में हमेशा आपको निगेटिव मानना है। क्यों निगेटिव मानना है बोल बेटा? क्योंकि एज द टाइम प्रोग्रेसेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। जब टाइम बढ़ते जा रहा है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होते जा रहा है, तो इसीलिए ओवरऑल रेट को हम जो है निगेटिव मानना चाहिए। इसलिए जब रेट आप बताओगे तो उसके आगे निगेटिव साइन पुटअप करना अपने को बहुत ज़रूरी है। ओके, जब हम किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ओके, इन टर्म्स ऑफ क्या बता रहे हैं आप? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अमाउंट में, तो हमको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन एज अ पॉजिटिव। ओके, तो हमको याद रखना है रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को निगेटिव मानना चाहिए और प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव मानना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन का इन जनरल मीनिंग क्या होता है बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब जब टाइम के साथ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज आता है, ओके, तो उसको हम रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं।
आप ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद अब हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इसको किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसको मैथमेटिकली मैं दो फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ। इट इज़ ऑफ टू टाइप। नंबर वन जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट। और दूसरा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अब व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ रेट्स, आई कैन एक्सप्लेन। मतलब इन दोनों रेट में किस टाइप का बेसिक डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी हम पढ़ते हैं एवरेज रेट। अगर किसी रिएक्शन का रेट एवरेज रेट होता है, मान लीजिए वी आर एक्सप्लेनिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेट। तो एवरेज रेट के टर्म में अगर किसी रिएक्शन का रेट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। अगर किसी रिएक्शन का रेट हम लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में डिटरमाइन या एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम एवरेज रेट बोलेंगे। या आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओवर विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल चेंज इन टाइम। जब यानी लॉन्ग गैप से एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन का स्टार्ट और एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे रेट को हम क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज रेट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि अगर मैं जब भी एवरेज रेट को प्रेजेंट करूँगा रिएक्शन के, तो इसका मतलब होता है द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओवरऑल चेंज in concentration either of the reactant or product, है ना, either of the reactant with overall change in time। अब क्योंकि यहाँ पर आप इस रेट को बड़े गैप से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम जब एवरेज रेट बताते तो डेल साइन यूज करते। फॉर एग्जांपल मैंने बोला रिएक्टेंट चेंजेस एंड प्रोडक्ट फॉर्म, तो अब अगर मैं इसका एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके, तो हाउ आई कैन कैलकुलेट द एवरेज रेट। चलिए इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करूँगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, तो मैं डेल साइन का उपयोग करूँगा। जो लार्ज चेंज विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन ओवरऑल चेंज इन टाइम, ये वाला प्रेजेंटेशन एवरेज रेट का रिएक्टेंट के टर्म में हो गया। और अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म में कैलकुलेट करूंगा, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के टर्म में करूंगा तो कैसा लिखूंगा मैं, एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस डेल ऑफ पी अपॉन डेल टी, तो ये हो गया एवरेज रेट। ओके, तो एवरेज रेट रिएक्टेंट के टर्म में निगेटिव लगाया जाएगा और प्रोडक्ट के टर्म में पॉजिटिव लगाया जाएगा। तो दिस इज अबाउट द एवरेज रेट, यानी एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज द डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन विच इज कैलकुलेटेड ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज रेट। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम
एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा, और मैं इसको एवरेज रेट के टर्म में लिखना बताता हूँ आपको। ओके, तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड twice N2O5 gas changes to nitrogen dioxide plus ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है, इसको मैं एवरेज रेट के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कैसा लिखा जाएगा? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ये जो मोल्स है या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, 4 एंड इसका कोएफिशिएंट 1, इसको 1 अपॉन में लेना है। तो -1 अपॉन, माइनस क्यों लगाया बेटा? क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग इनटू डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये जो डब्बा है ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता अपॉन डेल टी। देखिए आप गौर से, मैंने ये वाली वैल्यू को कैसे प्रेजेंट किया? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट है। 1/2 लेना है, अगर 1/3 होता तो 1/3 लेते। देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? +1/4 इंटू डेल, ओके, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपॉन डेल टी इज अगेन इक्वल टू, बोलिए, प्लस डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाला डब्बा है अपॉन डेल टी। तो दिस इज अ ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट, रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में मैंने एक साथ लिख के बताया, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। तो यहाँ पर डिसअपीयरेंस को निगेटिव में और अपीयरेंस को क्या में बताया गया है? पॉजिटिव में। ये कम हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इसीलिए रिएक्टेंट के टर्म में रेट निगेटिव और प्रोडक्ट के टर्म में रेट पॉजिटिव। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट में, इसलिए मैंने एक ही लाइन में कंप्लीट रेट लिखा। आप चाहो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग लिख सकते हो। दिस इज अबाउट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एवरेज रेट को प्रेजेंट करूं ग्राफिकली तो हाउ आई कैन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के टर्म में मैं मतलब एवरेज रेट को डिटरमाइन कर रहा हूँ। आप प्रोडक्ट के टर्म में भी कर सकते हैं। हमें कोई एक ग्राफ रिप्रेजेंट करा, प्रोडक्ट के टर्म में इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट के टर्म में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर हमने ले लिया टाइम फैक्टर। तो एज द टाइम प्रोग्रेसेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। तो आप अगर देखोगे तो मेरा जो ग्राफ है वो इस टाइप से है। ओके, दैट इज। अब हम मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट इज R1 when time is T1. Okay, as the टाइम प्रोग्रेसेस रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट मान लीजिए R2 हो गया यहाँ पर, तो टाइम तो बढ़ गया क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। एज द टाइम इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। तो पहले मैंने R1 इंक्रीज अमाउंट का रिएक्टेंट बताया और R2 डिक्रीज अमाउंट का, तो टाइम बढ़ गया तो T2। तो अब ये जो एवरेज रेट है लॉन्ग गैप से कैलकुलेट किया गया, टाइम फैक्टर भी लॉन्ग है और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो अब अगर मैं इसको एवरेज रेट प्रेजेंट करता हूँ इसके हिसाब से, तो हाउ आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डेल R अपॉन डेल T। तो इसको आप कैसा बता सकते हैं बेटा? यानी आप दोनों रिएक्टेंट्स का वैल्यू लेकर बता सकते कि माइनस, ओके, फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट अपॉन फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल। ये निगेटिव साइन जो है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ
कम होते जा रहा है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जब हम एवरेज रेट बताएंगे तो डेल साइन को पुटअप करना है आपको। ओके, डेल साइन इंडिकेट करता है कि जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है ये बड़ा फैक्टर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम जो है बड़ा फैक्टर है, और डिफरेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया, तो यहाँ नहीं भी लिखे तो चलेगा। ओके, तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम एंड लॉन्ग इंटरवल ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में जब आप रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे रेट को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन को आप कैसे बताएंगे? हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द अनदर पार्ट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन that is called as a instantaneous rate of the reaction. Okay, how you can represent? जब किसी रिएक्शन का रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप डिटरमाइन करते हो, है ना, एक यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिटरमाइन करते हो एक रिएक्शन प्रोग्रेस में, और उस रिएक्शन में एक फ्रैक्शन ऑफ कभी भी इंस्टेंट पे लेकर आप रेट को डिटरमाइन कर सकते हो, तो डैट इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी एक लम्हे के लिए बोलते ना पर, है ना, या इसको आप ऐसी भी लैंग्वेज में बोलेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाता है कि जब शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम से आप रेट को, यानी जब चेंज इन टाइम का लिमिट जो है अप्रोच टू जीरो होता है, अगर एक एवरेज रेट है तो बड़े गैप से कैलकुलेट करें, लेकिन उसी एवरेज रेट के उसी रिएक्शन के लिए अगर इंस्टेंटेनियस रेट, तो वो जो एवरेज रेट का टाइम फैक्टर का लिमिट है वो 10 to 0। ओके, यानी टाइम फैक्टर का गैप जो है वो ना के बराबर होता है। तो शॉर्टेस्ट इंटरवल मतलब ये गैप जो है ना के बराबर होता है, जीरो होता है, निग्लिजिबल होता है। तो ऐसे टाइम में जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इसको मैथमेटिकली अगर मैंने बता दूं तो मैं ऐसा बता सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DC या DC अपॉन DT। अब वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का भी हो सकता है, रिएक्टेंट का भी हो सकता है। यानी डेल वहाँ पे लगा तो वो लार्ज चेंज के लिए है, और यहाँ स्मॉल d का यूज़ किया गया है। तो और स्मॉल d का मतलब होता वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ओके, इज आइदर इन कॉन्सेंट्रेशन आइदर इन टाइम। तो ये हो गया DC अपॉन DT। जब इस टाइप का रेट प्रेजेंटेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो लेट आई कैन राइट द इंस्टेंटेनियस रेट। फिर से मैंने एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, रिएक्टेंट चेंजेस टू पैक। तो अब इंस्टेंटेनियस रेट कैसा आप बताओगे? यहाँ पर हो जाएगा माइनस DC अपॉन DT अगेन इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा प्लस DP अपॉन DT। ओके, अगर हम जो प्रीवियस वाला एग्जांपल लिए थे, अगर उसी एग्जांपल को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वी कैन राइट द इंस्टेंटेनियस रेट फॉर दैट सेम रिएक्शन। क्या लिया था बेटा हमने? ट्वाइस N2O5 गैस gives rise to twice NO2 gas plus O2। ओके, ये वाली जो रिएक्शन है इसको अगर इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस का कंप्लीट लिखा तो मैंने कैसा हो गया ये?
इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू -1/2 d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये डब्बे का मतलब N2O5 अपॉन dt इज अगेन इक्वल टू, बोलिए, प्लस 1/2 d ऑफ concentration of NO2 upon dt is again equal to, बोलिए, plus d of concentration of oxygen upon dt. You can see this is the instantaneous rate of this equation. This is the instant. ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, और ये 2 को 1/2 लेना है, ये 2 को भी 1/2 लेना है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव क्यों लगाया? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग एज द टाइम इज प्रोग्रेस, बट बिकॉज इट इज इंस्टेंटेनियस रेट आई एम पुटिंग द स्मॉल डी, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। किसी भी रिएक्शन का ये टेक्निकल कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना है। कोई डाउट है क्या? अब जैसा मैंने आपको अभी ग्राफिकली बताया कि इंस्टेंटेनियस रेट इज अ दैट रेट विच इज डिटरमाइंड ओवर अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट को रिएक्टेंट के टर्म में ग्राफ के, मैं प्रोडक्ट का ग्राफ नहीं लिया, प्रोडक्ट का आपको उल्टा आ जाएगा, ओके। मैं रिएक्टेंट के ग्राफ के टर्म में इंस्टेंटेनियस रेट, देखिए प्रोडक्ट का ग्राफ दोनों के लिए भी याद रखना है आपको। रिएक्टेंट का कैसा है बेटा? इस टाइप का ग्राफ आया, ओके। प्रोडक्ट का कैसा आ जाएगा? इस टाइप का आ जाएगा, लाइक दिस, ओके। तो हम प्रोडक्ट का ग्राफ नहीं बता रहे, आपको हर बुक में मिल जाएगा, इसके कॉमन है, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? बोलिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ गया? टाइम फैक्टर आ गया। तो अब अगर मैं इसको ग्राफ फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ये प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, इट इज़ अ टेंजेंट, ओके। और ये टेंजेंट में मैं एक मतलब ट्राइंगल बनाऊँगा, और इस ट्राइंगल और इस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा, स्लोप ये निगेटिव होगा, and that slope which is negative is actually equal to the instantaneous rate। यानी इंस्टेंटेनियस रेट आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके ग्राफिकली स्लोप को बोलते हैं। तो ये हो गया, क्या बोलिए, dc अपॉन dt या dr अपॉन dt, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के टर्म है, ये निगेटिव माना जाएगा। इट इज इक्वल टू माइनस स्लोप, जो न्यूमेरिकली स्लोप निगेटिव होगा वही इंस्टेंटेनियस, क्योंकि आप एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में डिटरमाइन कर रहे हैं, और ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो है, ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपको टाइम लैप्सेशन का लिमिट जो है अप्रोच टू 0 मानना चाहिए। टाइम लिमिट का जो चेंज है ना, वो अप्रोचेस टू 0। यू रिमेंबर दिस, राइट इट। अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इज यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है
वो बढ़ता जाएगा। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट के टर्म में भी वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल रहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरी बात याद रखना कि हालांकि हमने रेट ऑफ रिएक्शन के आगे निगेटिव लगाया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के आगे पॉजिटिव लगाया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन जनरली जो फाइनल वैल्यू आता है आंसर का न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, यू रिमेंबर। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी, है ना, प्रेजेंटेशन में निगेटिव होता है क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में निगेटिव होता है, प्रोडक्ट के टर्म में पॉजिटिव, लेकिन जो फाइनल आंसर आता है ना, वो हमेशा आपको न्यूमेरिकली निगेटिव नहीं लगाना है, वो पॉजिटिव ही होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम जो है कॉन्सेंट्रेशन का चेंज देख रहे हैं ना, क्या का चेंज देख रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, एंड प्रोडक्ट। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इस प्रॉपर्टी को रिलेट कर सकते हैं आप किसी प्रैक्टिकल अप्रोच में अलग अलग फैक्टर से। जब जैसे वॉल्यूम चेंज दिखता है इज रिलेटेड, यानी रिलेट कर सकते हैं आप, रिलेटेड विथ, किसके साथ रिलेट कर सकते हैं बेटा, चेंज इन वॉल्यूम, ओके। उसी तरीके से पीएच का चेंज, कलर का चेंज, या कंडक्टिव प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस प्रॉपर्टी, चाहे वो थर्मल हो या इलेक्ट्रिकल हो, है। तो जब इसमें चेंज आएंगे तो हम मान लेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल अप्रोच में हम इन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और इसकी मदद से हम इन प्रॉपर्टीज को कैसे इंटर रिलेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इसको दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज की हेल्प ले सकते हैं। ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ओके, और प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज रिलेटेड विद चेंज इन वॉल्यूम, पीएच, कलर चेंज, कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, ओके। अब यहाँ पर हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यूनिट क्या हो सकती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एनीबडी कैन टेल मी। तो सिंपली यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखो ऊपर क्या है बोलिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और नीचे चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल्स लीटर इनवर्स में होता है और नीचे टाइम, ओके। तो टाइम ऊपर जाएगा तो व्हाट इज द यूनिट, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन कई बार गैसियस चेंजेस में प्रेशर को इंपॉर्टेंस देते, चेंज इन प्रेशर। तो ऐसे केस में आप dP/dt लेंगे तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर, यानी प्रेशर का यूनिट हो गया ATM, ओके, और टाइम इनवर्स। तो दीज आर द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए बात करें, और ये कॉमनली ज़्यादातर रिएक्शन में लिक्विड और एक्वस फेजेस की जो रिएक्शन होती है ना, सॉल्यूशन फेजेस की, इसके लिए हम ये वाला यूनिट यूज़ करेंगे। तो मोल लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, और यूनिट ऑफ रेट क्या होगी, ATM, टाइम इनवर्स, ओके, प्रेशर का यूनिट होगी, ओके। ये भी आपको याद रखना है, तो नोट डाउन।
अब दो रेट पढ़े आपने, एक पढ़े एवरेज रेट और एक पढ़े इंस्टेंटेनियस रेट। तो इन दोनों के बीच में कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो हाउ द रिलेशनशिप कैन बी सेटल्ड बिटवीन बोथ द रेट, बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में अगर हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाएंगे तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में टाइम फैक्टर का फ़र्क है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों में भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू होता है एवरेज रेट, यानी इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के बराबर हो जाता है जब, यानी जो इंस्टेंटेनियस टाइम फैक्टर यानी चेंज इन टाइम जो होता है अप्रोचेस टू जीरो। यानी ये जो डी अपॉन डी टी है ये इक्वल होता है डेल सी अपॉन डेल टी के। ओके, ये इंस्टेंटेनियस रेट का प्रेजेंटेशन है, ये एवरेज रेट का है। कब कब हो सकता है? जब ये जो एवरेज रेट का टाइम लिमिट है वो जीरो होता है, क्योंकि हम मानते हैं ना कि इंस्टेंटेनियस रेट वो रेट होता है जो जीरो टाइम इंटरवल के गैप से डिटरमाइन किया जाता है, हर इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट कोई भी रिएक्शन के टाइम फैक्टर में कैलकुलेट कर सकते। लेकिन एवरेज रेट के लिए आपको बड़ा गैप ऑफ द रिएक्शन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट बिकम एवरेज रेट व्हेन एवरेज रेट टाइम फैक्टर अप्रोचेस टू लिमिट जीरो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे को थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ चीज़ें याद रखना है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑब्जेक्टिव के पैटर्न में आपको याद रखना है कि चाहे वो एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहे हो आप या इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है ना। अगर जो रिएक्टेंट है उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड का ब्रेकिंग एबिलिटी वो बहुत कम है, जैसे 4 ही बॉन्ड टूट रहे, ओके, और दूसरे रिएक्शन में 8 बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बनाना है, तो आप मान सकते हैं कि मतलब वो रिएक्शन जो है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड का ब्रेकिंग एबिलिटी कम होता है वो फास्ट होती है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, देखिए मैं इसको ओरली बता देता हूँ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्ट में याद रखना है कि जो आयोनिक रिएक्शंस होती है, आयन्स जहाँ पर फॉर्म होते हैं और आयन आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आयोनाइजेशन से रिलेटेड जो रिएक्शंस है वो फास्ट होती है, ये याद रखना है। यानी आयोनिक रिएक्शन फास्ट होंगी, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। और दूसरा, जहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड रीअरेंजमेंट इज लेस, यानी जहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकिंग और फॉर्मेशन कम होगा, है ना, ऐसी रिएक्शन है ना, सच रिएक्शन इज फास्ट। तो जनरली आप याद रख लेना, कोवैलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस के कंपेयर में आयोनिक रिएक्शन फास्ट होती है। दूसरा, जहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड कम टूटने की पॉसिबिलिटी है, जैसे 8 के बदले 4 ही बॉन्ड टूट रहे और 2 ही बॉन्ड बन रहे, तो वहाँ पर 6 बॉन्ड का एडजस्टमेंट है। लेकिन दूसरे रिएक्शन में 8 बॉन्ड तोड़ना है, 10 बॉन्ड बनाना है, 18 बॉन्ड का रीअरेंजमेंट, तो वहाँ पर स्लो हो जाएंगे रिएक्शन। तो बॉन्ड रीअरेंजमेंट एंड आयोनिक रिएक्शन ये फास्ट होती है, कोवैलेंट रिएक्शन और जहाँ पर बॉन्ड रीअरेंजमेंट ज़्यादा होता है वो स्लो हो जाती है। ये सबसे पहला फैक्टर है जो रेट को मतलब
फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है। दूसरा है टेम्परेचर। सेकंड जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर में आपको याद रखना है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, और थर्मल एनर्जी के साथ साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी बनती है, कोलिजन फास्ट होता है, और जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव कोलिजन्स होगा रिएक्टेंट्स में वो रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएंगी। तो आपको एक कंसेप्ट भी याद रखना है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर मेक द रेट डबल। एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर मेक रेट डबल। यानी हर 10 डिग्री टेम्परेचर आप राइज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो दुगना हो जाएगा, है ना। और तीसरा, ये तो मालूम ही आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो मतलब आगे हमको पढ़ना भी है रेट लॉ में। तो कॉन्सेंट्रेशन और रेट में क्या रिलेशन है? किसी रिएक्शन की रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के चेंज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो रेट की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। उसके बाद में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट आप रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, जैसे आपने एक रिएक्टेंट का ये साइज लिया है, ओके, और उसी रिएक्टेंट को आपने और टुकड़े करके इस टाइप से लिया है, तो रिएक्शन की वेलोसिटी यहाँ पर फास्ट होंगी, यहाँ पर कम होंगी। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट लेंगे उतनी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा रहेगी। उसके बाद कैटलिस्ट, ये तो आपने पढ़ा है कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, जितनी एनर्जी लगती है एक्टिवेशन की उसको ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, आप एक बार लिख लीजिए फिर मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो कैटलिस्ट के बारे में मैं बता रहा था आपको कि एक रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन का रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन मैंने प्लॉट किया, तो इस टाइप का ग्राफ आया और दूसरा ग्राफ ऐसा आया। तो ये जो स्टेट होती है इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये भी ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पर ज़्यादा लग रही है और यहाँ पर कम लग रही है, देखिए आप, क्योंकि ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। तो कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, बाय डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो ये आगे अपन पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें हम मानते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह वो तो हो ही नहीं सकता बिना लाइट के, तो जो लाइट का प्रेजेंस है वो भी रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो कई, लेकिन कंपलसरी नहीं रहता लाइट हर एक में, बट जिन रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता है उसमें लाइट का प्रेजेंस जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लिया हमने बेटा। तो हमने आज क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? ओके, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच मेनली डील्स विद द स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट। उसके बाद रेट को पढ़ा कि रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फिर रेट को हमने दो क्लासेस में डिवाइड करा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स रेट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, रेट का यूनिट क्या है वगैरह वगैरह। तो आपको शायद मेरा लेक्चर बहुत पसंद आएगा, तो आप इसको बार बार देखिए। और ये फर्स्ट वीडियो है अपना केमिकल काइनेटिक्स का, हम और भी वीडियोस बनाएंगे। तो आपको याद रखना है, फ़र्क इतना याद रखिए कि थर्मोडायनामिक्स जो है ना
वो किसी केमिकल रिएक्शन में जब आप स्टडी करते हो तो उसे कहते हो केमिकल थर्मोडायनामिक्स। और केमिकल थर्मोडायनामिक्स ये हीट के चेंजेस को बता रही है किसी रिएक्शन में, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स क्या बता रही है कि कोई रिएक्शन कैसे ऑपरेट कर रही है, और ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर्स में चेंजेस करेंगे तो रिएक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और हाउ द रिएक्शन इज ऑपरेटिंग, ओके, व्हाट इज द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फैक्टर्स। तो आपने देखा कि ये थर्मोडायनेमिक्स में टाइम फैक्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में टाइम फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टाइम फैक्टर के बेस पर ही हम किसी भी रिएक्शन को फास्ट, स्लो या मॉडरेट रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, क्यों बोल रहे, टाइम फैक्टर आएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है ये ऐसे बहुत से न्यू पैरामीटर एक से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस की स्टडी है। ओके बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियोस को देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।